इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, मैं आज फिर कहता हूँ आए बैठ के बात करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने PTI को बाकायदा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि इमरान खान को जेल में मुश्किलात अगर हैं तो आएँ, बैठें, बात करते और मामला तय करें। ये कहा कि ऐवान के सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जो ज़्यादती हमारे साथ हुई वो नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो, और मैं इनकी खिदमत में पेश करूँगा ये गुजारिश कि आएँ, मिलकर बैठते हैं। ये जो पेशकश की दावत दी मुज़ाकरात की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस ही, और उन्होंने कुछ शराइत रख दी मुज़ाकरात की। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने तो पहले हमारे जितने भी जो रहनुमा हैं मुतअद्दिद जेलों में कैद और हमारे बानी इमरान खान, उनको रिहा किया जाए तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। अब एक तरफ तो ये मामला, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत वज़ीर आज़म पेशकश के साथ साथ जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कल रात शाहज़ेब खानज़ादा शो के शो में बात करते हुए ये इशारा दिया या ये कहा कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान जेल में ही रहें। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो अगर बाहर आए तो मुल्क की तरक्की को गज़ पहुँच सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका आइनी कानूनी जवाब भी बनता है, जो केसेस होंगे वो आइनी कानूनी होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब पहली दफ़ा नहीं कह रहे, इससे पहले नून लीग के दीगर रहनुमा जिनमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, वो भी ऐसी बात कर चुके हैं कि अगर इमरान खान जेल के अंदर रहें तो इससे किस तरह से मुल्क फ़ायदा उठा सकता है। एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ मुशीरान काबीना की ये सोच, क्या मामला आगे बढ़ सकते हैं, ये अपने तजियाकारों से हम पूछते हैं। और जमा खातिर ये कि कल बड़ा फ़ैसला सुनाया जाना है इद्दत केस में। इमरान खान की जो रिहाई है उसका फ़ैसला कल होना है कि यानी इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, अब तो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने पेशकश कर दी, फ्लोर ऑफ द हाउस पेशकश कर दी, क्या समझते हैं, क्या ये बड़ा फ़ैसला, बड़ी पेशकश वज़ीर आज़म की, कोई बड़ा नतीजा निकल सकता है इस ज़िम्न में? मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर और तकरीर में मुज़ाकरात की पेशकश, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले बात तो ये है कि इमरान खान पर जिस आखिरी मुकदमा है जिसमें सज़ा हुई है और वो इद्दत में निकाह केस है, कल उसका 3 बजे फ़ैसला सुनाया जाना है और सुना ऐसा जा रहा है कि शायद कोई नया मुकदमा इमरान खान पर कायम हो जाए, शायद वो जेल से ना निकल पाएँ। एक दूसरा, टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए है कि मुल्क में अज़्म इस्तेकाम, हिकमत, विजन या ऑपरेशन या अज़्म इस्तेकाम की बात हो रही है कि एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है, और उसके लिए यकसुई चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट टाइमिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है कि बरतानिया समेत पहले ही कई मुल्क हमारे इलेक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, लेकिन फरवरी में जहाँ इलेक्शन हुए और 22 मार्च 2024 को अमरीकी नुमाइंदगान की खसूसी कमेटी बराए खारजा अमूर ने करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात की जाएँ। 3 माह बाद करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में आई और 7 के मुकाबले में 368 वोटों से करारदाद मंजूर हो गई, और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी कि ये करारदाद ना जाए या मंजूर ना हो। अब ये भी एक है कि धांधली तहकीकात कराए कौन, सब पार्टी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कि रह गया है और वहाँ तहरीक इंसाफ की वैसे दरख्वास्त पड़ी हुई है। इमरान खान ने याद भी दिलाया फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब को, जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात भी की।
तीसरी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF समेत तमाम मुआशी इदारे जो हमें पैसे देते हैं वो कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें। और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीन समेत तमाम दोस्त मुल्क मुसलसल कह रहे हैं कि अपना सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें। फिर अब मुल्क की क्या सूरत हाल है कि मुल्क बदतरीन मुआशी बुरान में है। ये मुआशी बुरान कब हल हो पाएगा? जब बदतरीन सियासी बुरान हल हो पाएगा। मुल्क बदतरीन दहशतगर्दी की लहर में है और ये दहशतगर्दी की लहर से हम तभी निपट पाएंगे बहैसियत कौम जब पूरी कौम यकजा होगी। लिहाजा सियासी इस्तेकाम, नफ़रत तकसीम वो चैलेंज है जिसको हल किए बगैर बाकी चैलेंजेस पर काबू पाना मुश्किल है। अब रुकावटें क्या हैं? शहबाज शरीफ साहब की अच्छी पेशकश है, चलो मान लिया। रुकावटें क्या हैं? इमरान खान की मुश्किलात क्या हैं? वो कह रहे थे ना अगर उनको कोई मुश्किलात हैं तो उनकी इमरान खान की मुश्किलात में है 9 मई है, मैंडेट चोरी है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर मुकदमे हैं, सज़ाएँ हैं, तहरीक इंसाफ की छीनी हुई सियासी स्पेस है। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो मिलकर बैठने और मिसाके मईशत या आगे मिलकर आगे बढ़ने की बात की, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन क्या इन्हें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का एतमाद हासिल है? क्या वो 9 मई के हवाले से, मैंडेट चोरी के हवाले से, इमरान खान तहरीक इंसाफ पर मुकदमों सज़ाओं के हवाले से साफ़ नीयत से कोई किरदार अदा कर सकते हैं? और क्या आपने वो जो अपनी पार्टी के बाकी छोड़ें, बाकी जो इमरान खान को दहशतगर्द समझते हैं, मुल्क दुश्मन समझते हैं और पंजाब हुकूमत उनको पर कानूनी कार्रवाई का कह चुकी है और तहकीकात भी हो रही है शेख मुजीबर रहमान की वीडियो पर, तमाम मसाइल की वजह इमरान खान का वजूद है। ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। इमरान खान एक सियासी हकीकत है, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। इमरान खान को मिलने वाली सारी सज़ाएं गलत हैं, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए, ये भी राना सनाउल्लाह ने कहा। तो क्या शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की 2 पॉलिसी हैं? अब आखिरी बात मैडम शेख, चूँकि ये हुकूमत साख लेस हुकूमत है, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस हुकूमत है और ये बेनिफिशरी है तहरीक इंसाफ जहाँ आज खड़ी है, इस यहाँ खड़ी रहे तो इसका वजूद ख़तरे में नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे या उनको कोई ब्रेक थ्रू करने दिया जाएगा या पूरी पार्टी उनके साथ। आपने अभी एतमाद की बात की, ये बताइएगा ताकतवर हलकों का एतमाद हासिल है शहबाज शरीफ की इस पेशकश को? मैडम शेख, जो अभी तक लगता है, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को वो एतमाद हासिल है। सलीम साहबी साहब, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी पेशकश क्यों कर दिया? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं उसको ताकतवर हलकों की शय हासिल होगी। और भट्टी साहब ने जो मुश्किलात गंवाई तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात हकीकतन रियासत को दरपेश है। ये जो अभी ताज़ा तरीन मुँह है अज़्म पाकिस्तान का, ये माशी क्राइसिस है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए हुकूमत ने तो पहले भी, ये तो मेरे ख्याल में पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश वो कर चुकी है PTI को। तो अब उन्होंने एक बार फिर कर दी है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मुज़ाकरात से इनकार तो PTI की तरफ से हो रहा है। लेकिन भट्टी साहब अभी कहते हैं ना कि जिस तरह से ये लोग मुज़ाकरात की पेशकश करें वो तरीका कार भी सही नहीं है। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं आओ बैठो, उनके मुशीर ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, जितनी देर कैद रहें बेहतर है। हाँ, ये एक अजीब बात है, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाता है और अब मसलन देखें मौलाना फजल रहमान और PTI की कितनी देरीना एक मुखासमत थी और दुश्मनी थी, लेकिन अभी उनका कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, कोई बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उन दोनों ने सीज़ फायर कर लिया है एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो मुज़ाकरात के लिए जिस माहौल की ज़रूरत है उसमें तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान फिट नहीं बैठता, क्योंकि जब अगर कल के उससे वो छूट जाएं, इद्दत वाले मामले में अगर अदालत उसको रिहा कर देती है
तो मेरा भी ये ख्याल है, मेरा भी ये मुतालबा है कि फिर उनको रिहा कर देना चाहिए और नए केसेस उनको नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत अगर चाहें तो किसी भी तरीके से बंदे को अंदर रख सकती है। हुकूमत के पास इतने बहाने होते हैं, इतने टूल्स होते हैं, इतने वसाइल होते हैं कि वो किसी को अंदर रखना चाहे तो अंदर रख सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के केस में भी इमरान खान साहब छूट जाते हैं तो फिर उन पे नया केस नहीं बनाना चाहिए, फिर उनको रिहा कर देना चाहिए। ठीक है रीमा, आप कहिएगा ये जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझती हैं कि इस वक्त माहौल है ऐसा कि बातचीत हो, आगे चल सके मामला? जी शुक्रिया लीना, बहुत बार इस पे बात कर चुकी हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी लार्जर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए, सिविलियन सुप्रेमेसी के प्रिंसिपल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए इस मुल्क में इस वक्त ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन है कि इस तरह का कोई भी मुआहिदा हो सके, इस तरह की किसी लार्जर इशू पे मिलके सब पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ सके। उनके जो आपस के इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और इस तरह का मामला मैं तो नहीं देखती। जहां तक बातचीत की बात है, मुझे नहीं मालूम स्पेसिफिक, अगर हमें हो तो बात कर सकते हैं। शायद किसी एक इशू पे कन्विंस आप कर सकें सब पार्टीज को कि वो मिलके किसी एक फैसले के यूनाइटेड तरह से उसके पीछे खड़ी हो जाए। यही एक मेरा ख्याल है हद है इस वक्त बातचीत की। कोई लार्जर एंड इसका जो बेहतरी की तरफ, हमें जमहूरियत की तरफ, सिविलियन सुप्रेमेसी की तरफ लेके जाए, आइन की जो एक फॉलो करने की तरफ लेके जाए, वो मैं नहीं देखती। लेकिन अगर हम बात कर ही रहे हैं, अगर कुछ ऐड करना है, मैं इद्दत केस जो हम जिससे कहते हैं उस पर अगर मैं 2 मिनट बात कर लूं। एक तो उसको इद्दत केस कहना ही गलत है। इद्दत का मामला है ही नहीं जिसपे सजा मिली है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को। ये एक बहुत मीडिया में अजीब सी इस पे डिस्कशन थी, आज मौका है तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ। उन्हें जो सजा मिली है वो सेक्शन 496 पीपीसी के तहत मिली है। ये कहता है कि आप डिसऑनेस्टली किसी फ्रॉड के जरिए, फ्रॉड के लिए आप एक शादी की सेरेमनीज अगर करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसको समझने की जरूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि इद्दत में आपने शादी कर ली या इरेगुलर कोई और आपने शादी के जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरह की कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं की। इसके पीछे एक सोच है, ये अंग्रेजों के वक्त का कानून है। इसके पीछे सोच ये है कि आपने एक शादी की सेरेमनी की जिसमें आपने किसी को धोखा देने के लिए की। अक्सर एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए आपने शादी की पूरी सेरेमनी तो कर ली, लेकिन आपको मालूम है आपने शादी नहीं की। अक्सर ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी के लिए, इस तरह के किसी मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आप एक ढोंग पूरा शादी का रचाते थे और वो असल में शादी नहीं होती थी, और अक्सर एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ में से एक को ही आप रिसीव कर रहे होते थे। ये इस कानून की कमेंट्री में लिखा है। पाकिस्तान में इसमें कोई केसेस नहीं है। इस केस के अलावा भारत में भी ये कानून मौजूद है, उनके आप पढ़े तो ये इस कानून के पीछे उसकी मंतक है। इस कानून का ये मतलब है। इद्दत केस हमने इसे बना दिया। पाकिस्तान में एक कानून है जो शादी को गवर्न करता है, जो फैमिली लॉज को गवर्न करता है। वो ये कहता है कि पहले दिन से 90 दिन की एक पूरी टाइम पीरियड होता है जिसमें तलाक फाइनलाइज होती है। इद्दत मैटर नहीं करती। हमारा जो लॉ है उसके तहत, फिर हम अगर शरिया ले आते हैं उसमें इद्दत का कंपोनेंट है, लेकिन हमारा लॉ जो है वो 90 दिन कहता है। 90 दिन में तलाक फाइनलाइज होती है। अगर उससे पहले शादी हो जाए वो इरेगुलर मैरिज होती है, वो एक जुर्म नहीं है। पाकिस्तानी कानून के तहत पढ़ते हैं ना, हमने शरई कवानीन को साथ मिला के पढ़ते हैं। कौन सा शरीयत का कानून है जो कहता है आपको 7 साल सजा होगी अगर आप इद्दत के पीरियड में? अलीना, आपने जजमेंट पढ़ी है कोर्ट की जिसमें सजा हुई है? कीपिंग असाइड द व्यूज ऑन जजमेंट, कीपिंग असाइड द व्यूज ऑन जजमेंट मैं तो बात कर रही हूँ। नहीं अलीना, वो भी कोई पाकिस्तान में आप शरीयत को किसी कानून के बगैर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आपका एक इंटरप्रिटेशन है शरीयत की, उसमें आप सजा 7 साल आपने कैसे फैसला किया कि देनी है? वो तो कोई कानून चाहिए ना आपको। जो कानून है वो पीनल कोड है, वो इस्लामिक कानून नहीं है। वो अंग्रेजों के वक्त का जो पीनल कोड का एक सेक्शन है जिसके पीछे मंतक है कि आपने फ्रॉड की जो शादी की है कोई मटेरियल इंटरेस्ट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, कि आप कह रहे हैं आपके पार्टनर को नहीं पता शादी नहीं हुई हुई, हमें मालूम है क्यों धोखे दिए जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे तो शादी है, उस वक्त नहीं तो बाद में शादी है।
मैक्सिमम ये इरेगुलर मैरिज थी, ये आप कह सकते हैं कानून जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है उसकी ब्रीच थी, लेकिन ये जुर्म नहीं है पाकिस्तान में। इस केस को मीडिया में बहुत बुरी तरह मिसलीडिंग तरह से डिस्कस किया गया और अनफॉर्चुनेटली जजमेंट भी ऐसी है। मुझे बताएं 496 पीनल कोड का ऑफेंस कैसे बनता है यहाँ किसको डिसीव किया गया है? क्या मटेरियल इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी है जो आपने हासिल की? शादी तो है उस वक्त नहीं तो बाद में हो गई। ये मैक्सिमम केस था इरेगुलर मैरिज का, ये कोई जुर्म नहीं था। और इससे ज्यादा ये एक ट्रैजिक और लाफेबल केस है जो ये बन गया, और जो अदालत में बातचीत इस पे होती रही, जजमेंट में भी है कि अगर आप नाम महरम है आप इसमें क्यों मिल रहे थे, मॉरल पुलिसिंग है जजमेंट जो ये इवेंचुअली बन गई। तो इसको पॉलिटिकली जैसे भी आप देखें, मैं कह रही हूँ लीगली इस जजमेंट का सस्पेंड होना, इस जजमेंट का इनफैक्ट ओवरटर्न होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसने कानून को एक मजाक बना दिया है और इसने लोगों की पर्सनल लाइफ जिसमें रियासत का कोई ताल्लुक ही नहीं है वो आपने एक डिबेट का इशू बना दिया जो अदालतों में कई हफ्ते होता रहा और एज अ रिजल्ट हमारी टीवी स्क्रीन पे होता हुआ। और क्या ऑफेंस है जो बिल्कुल कुछ रिलेटेड ही नहीं है जिससे जिस वजह से उन्हें सजा मिली है। बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स की बात करें पॉलिटिकली भी इस तरह की चीजें तो अपेरेंटली तो होनी ही नहीं चाहिए। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जी मैं कुछ कहना ये चाह रहा था कि देखें, हुकूमत अगर मुज़ाकरात चाहती भी है ना तो मुज़ाकरात के लिए भी इमरान खान साहब का बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी की जो हालत है वो उसमें एक तो कई दड़े बन चुके हैं। फिर एक जाके उनसे मिलता है तो वो कहता है कि मुझे ये बताया, दूसरा कहता है कि मुझे ये बताया, तीसरा कहता है कि मुझे ये बताया। तो उन हालात में उनकी पार्टी मुज़ाकरात करने के काबिल भी नहीं है। ये जब वो बाहर आएंगे और उनकी जुबानी पता चलेगा तो तब किसी के साथ मुज़ाकरात की या उसकी बात। आपने देख लिया कि एक लीडर ने कह दिया कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने इख्तियार दे दिया है कि वो मुज़ाकरात करे उधर से। दूसरे दिन उससे कुछ और लीडरों ने कह दिया कि नहीं जी वो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन पीटीआई का अपना स्टैंड है। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा भी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इमरान खान को फिर बाहर आने दें। ठीक है मज़ा साहब, देखिए ये तो कल पता चल जाएगा कि उनकी पेशकश कितनी संजीदा है, क्योंकि अगर हुकूमत कल इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है और हुकूमत कोई नया मुकदमा नहीं बनाती तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट कहेगी कि हमने जो पेशकश की थी वो पेशकश स्टैंड करती है और इसी वजह से हमने कोई नया मुकदमा नहीं बनाया और इमरान खान को किसी एमपीओ के तहत भी नहीं बंद किया। दूसरे, इमरान खान साहब अगर रिहा होते हैं तो उनका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? उनका जो मैं समझता हूँ कि वो उनकी टोन गालिबन उतनी ही एग्रेसिव होगी जितनी एग्रेसिव वो जेल में जाने से पहले थी। और ज़ाहिर है वो इन सारे मुकदमात को रद्द करेंगे, वो डिमांड करेंगे नए इलेक्शंस, वो डिमांड करेंगे कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश को फौरी तौर पे कबूल कर लेंगे। तो पहले दोनों का इम्तिहान होगा, शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत का इम्तिहान तो ये होगा कि वो इसके बावजूद कि इमरान खान रिहा हो गए हैं वो कोई नया मुकदमा बना के उनको बंद नहीं करेगी। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ अर्से पहले कहा था कि इमरान खान साहब को 5 साल जेल में रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह भी, ये मुझे समझ में नहीं आती ये किस किस्म के सियासी लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आदमी गुफ्तगू नहीं करता। ये अगर आपकी इंटेंशन भी ये होती है तो आप गुफ्तगू नहीं करते, कम से कम ये कहते नहीं हैं आप अपने एक पॉलिटिकल राइवल के बारे में। उससे तो फिर आपका एक बायस्ड ओपिनियन समझ में आ जाता है कि आप चाहते हैं कि इंटेंशनली जो है अपने पॉलिटिकल राइवल को अंदर रखें। दूसरे ये कि अगर अच्छा होता, आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर अच्छी थी उनकी पेशकश भी मुनासिब थी। अगर वो आज की तकरीर में ये भी कह देते कि पंजाब में सेक्शन 144 पॉलिटिकल उसके लिए नहीं लगेगी। आप देखें इस मुल्क में पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी टेररिज्म एक्ट की क्लॉजेस तो पढ़े जिस तरह आपने उसमें किस तरीके से आप किसी पर लगा सकते हैं। ये जिसने पॉलिटिकल रैली निकाली अपोजिशन ने उसके ऊपर आपने ATA लगा दिया उसमें। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये ऐलान करते वज़ीर आज़म, ऐलान करते जो ख़वातीन उनकी PTI की बंद है, कम से कम उनके लिए ये वो करते ऐलान करते
कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ, क्योंकि स्टेट ने केसेस बनाए हैं तो स्टेट केसेस विड्रॉ कर सकती है। तो पेशकश जब की जाती है तो इस तरह की जाती है। ऑपोजिशन में भी कंफ्यूजन है, यानी एक तरफ उमर अयूब कंडीशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अचकजई को ये मैंडेट हासिल है कि वो जाके मुज़ाकरात करें। एक कंफ्यूजन ऑपोजिशन पीटीआई का अपना एक स्टांस है। और ये कंफ्यूजन किस तरह हुई सर? वो बाज़ाब्ता अगर मुज़ाकरात होंगे उसके लिए तो अचकजई कर सकते हैं, राब्ते वगैरह, लेकिन अगर कोई शर्त रख दी उमर अयूब साहब ने तो वो कंफ्यूजिंग। देखिए कंफ्यूजन ये होती है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जब भी आप पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं उसमें दोनों पार्टीज अपने अपने स्ट्रॉन्ग मुतालबात रखती हैं और फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। वो भी अपनी कंडीशंस पे वो करती हैं और वो कहते हैं कि जी अनकंडीशनल वो हो, आइए बैठें, उसमें बैठकर बात कर लेते हैं आपकी वो जो है। लेकिन जो वज़ीर आज़म की पेशकश है उसका इम्तिहान कल हो जाएगा कि वज़ीर आज़म की ये पेशकश में किस हद तक सिंसेरिटी है, उसका पता चल जाएगा कि कल अगर केस में इमरान खान की रिहाई हो जाती है, केस ख़त्म हो जाता है, तो कोई नया केस नहीं बना जाएगा। जहाँ जैसे अभी रीमा गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान में पहले सियासत में मसला होता था मुद्दत का, अब मसला इद्दत का। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा बिफोर वी हेड ऑन फॉर ब्रेक। हम बार बार बात करें हुकूमत की संजीदगी की, लेकिन तासुर हमेशा से यही रहा है कि हुकूमत तो एक फैसिलिटेटर थी, असल जो मसला है वो ताकतवर हलकों से है, पीटीआई को भी और इमरान खान का भी सारा। क्या आप समझते हैं यहाँ पर ये जो पेशकश भी है, जो मामलात अगर सॉल्व भी होते हैं तो उसमें ताकतवर हलकों की भी आशीर्वाद या नहीं? नहीं, उनका तो देखिए, उनकी तो अगर आप लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की देखें तो उन्होंने तो ये कहा था कि सियासी मामलात हुकूमत से तय करें और अगर आपने इस सिलसिले में कोई बात वो करनी है तो 9 मई के मामले 9 मई के उस पर जो है वो माफ़ी मांगे, जिसमें पीटीआई की पोजीशन ये है कि आप 9 मई पे पहले एक जुडिशियल आप कहना चाह रहे हैं वहाँ न्यूट्रलिटी है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या ये कहना चाह रहे हैं वहाँ न्यूट्रल हैं? नहीं, उन्होंने तो सीधी सी बात की है कि 9 मई के वाक़े पे जो है वो माफ़ी मांगी जाए और फिर जाहिर है उसका इनडायरेक्ट वो ये है सर, इससे जो कि मुझे लगता नहीं। भट्टी साहब वाली बात कि अभी सख्ती है, वहाँ से गो हेड नहीं है, शहबाज शरीफ साहब गो हेड नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि जी उनको अंदर रखा जाए। मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है ये इस सिलसिले में। और अब जो देखें, फिर मैं ये कहूँगा कि आज जो अमेरिकन रेजोल्यूशन जो सामने आई है जी सर, ये सिग्निफिकेंट है। इसका जिस तरीके से गवर्नमेंट जवाब दे रही है ये भी अजीब व गरीब है कि ख्वाजा आसिफ जो अमेरिकन पॉलिसीज़, दिलचस्प सूरत हाल है ना कि पीटीआई अमेरिकन रेजोल्यूशन को वेलकम कर रही है और PMLN उसे कंडेम कर रही है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम इशू है जिसको डिस्कस करना है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी ख़ास तौर पे जिस तरह से इस साल में फिर यके बाद दीगरे, इससे पहले हमने देखा वाक़यात रूनुमा होते चले गए जिसमें तौहीन मज़हब के गलत इल्ज़ामात लगाकर पुरतशद्दुद हुजूम लोगों को निशाना बनाता है, इसका गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस सब के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि बात करें। कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर एक करारदाद पेश की गई जिसको मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी अपोजिशन की, न सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सेनेट में भी। इसको भी अपने तज्जियाकारों से डिस्कस करेंगे। फिर सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद करते हुए इस मामले के ऊपर एक और, क्योंकि मल्टी फेसेटेड मामला, इसकी मुख्तलिफ परतें हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, एक और चीज़ के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये इंतहा पसंदी ना रोकी और इसके ऊपर वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम ना किया तो फिर हम बड़ी बात करते हैं माशी इमरजेंसी की, मईशत को बेहतर बनाने की, इस तरह से तो कोई सरमायाकारी भी करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरेंगे कि कोई भी तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाकर तो इसका फ़ायदा उठा सकता है और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह बनता है और तज्जियाकारों से तजवीज़ लेना चाह रहे हैं कि इस मुतल्लिक क्या ठोस इक़दामात होने चाहिए। रीमा, आपकी मैं सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। अलीना, मैं बहुत कम है ऐसा कहती हूँ कि मैं होपलेस हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसपे आई हैव टू एडमिट, एक पर्सनल एडमिशन, कि मुझे नहीं नज़र आता कि वेयर इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क में यही बात कर सकते हैं कि चलें जो मॉब लिंच करते हैं वो ना करें, कानून जो है उसको फॉलो करें, ऐसे लोगों को सजाएं दें, कानून ताकि वो हाथ में ना लें। लेकिन ये तो एक
सिर्फ एस्पेक्ट है ना इस चीज का कि आप लॉ एंड ऑर्डर इशू के तहत इसे देखें और आप कहें नहीं रियासत जो है आप ब्लास्फेमी के केसेस लाएं तौहीन मजहब के, फिर रियासत जो है वो फैसला करेगी। इस हद तक ही हम जाते हैं ना, या हम कहते हैं कि ब्लास्फेमी के कवानीन के या तौहीन मजहब के कवानीन का मिसयूज होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है रूम जो एक्चुअली डिबेट का है जिस पे बात हो सकती है वो मजीद नैरो होता चला जा रहा है। 50 साल पहले हम ये बात कर सकते थे कि क्या रियासत के पास ये इख्तियार होना चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए कि वो हमें बताए कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। अब यहाँ बात हो सकती है, बात ही नहीं हो सकती। आप पे तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाएगा अगर आप ये बात करेंगे। 20 साल पहले तक ये बात हो सकती थी कि तौहीन मजहब है क्या, इसको डिफाइन किस तरह करना चाहिए। अब इस पे बात नहीं हो सकती। हम अपने जरा तौहीन मजहब के कवानीन उठा के तो देखें, वो इतने वेग हैं कि अगर किसी ने कमीज ऐसी पहनी है जिसपे किसी को लगता है कुछ ऐसे अल्फाज हैं लिखे हुए, कुछ ऐसे लफ्ज हैं लिखे हुए जो तौहीन मजहब हो सकते हैं, उस पे भी आप ब्लास्फेमी के इल्जामात लगा सकते हैं। और ये हमारा कानून पूरी तरह से इसको जो है इस चीज की गुंजाइश पैदा करता है क्योंकि वो इतना ब्रॉडली फ्रेम्ड है, उसमें इंटेंशन की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम भी नहीं हो आप तौहीन मजहब कर सकते हो हमारे कानून के मुताबिक, और उसमें सिर्फ एक ही सजा है, वो सजा है सजा है। जब आप ये समझती हैं कि स्पेस सुकड़ती जा रही है इस तरह के इश्यूज के ऊपर डिबेट या बात करने की, तो इसकी वजह क्या है? मैं एक बात कंप्लीट कर रही थी, लेकिन चले पॉइंट ये है कि हम इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू ही आज समझ सकते हैं, इस पे आप कुछ ना कुछ कंसेंसस बना सकते हैं, बट ये मसले का हल नहीं है। ये शुरुआत इसकी होती है हमारी रियासत से, और हमारी रियासत ने ये जो अपने ऊपर ये बात ले ली कि वो बता सकते हैं कौन मुसलमान है कौन नहीं। और जब रियासत ठेकेदार बन गई इस चीज की, तो हर हमारी जो तंजीमें हैं, हमारी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उन्होंने अपने ऊपर भी ये जिम्मेदारी ले ली और अपने आप को इसका फ्लैग बेरर बना लिया कि हम बताएंगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं, कौन तौहीन करता है कौन नहीं, इज्जत क्या है क्या बेहुरमती है। और उसके बाद लोगों ने अपने हाथ में ये जो बात है ये ले ली। तो रियासत से ये शुरू होता है, उसमें आपके गिरोह, आपके जो मजहबी तंजीमें हैं इस मुल्क की, जो एक्चुअली उनके आप कभी सुने उनके सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें होती हैं कि वो जश्न मनाते हैं जब लोगों का कत्ल होता है। यहाँ पे कहते हैं कोई बात नहीं, कत्ल हो गया किसी का, वो मुसलमान तो नहीं था, या कत्ल हो गया अगर मुसलमान था भी तो उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट, और इसमें अनफॉर्चुनेटली हर रियासत आपको कोई लोग मिल जाएंगे शायद इंडिविजुअल्स जो बात कर सकेंगे इस पे, जो थोड़ा बहुत शायद अपनी कैपेसिटी जो उनकी है कुछ एक्शन ले सकेंगे। बाय एंड लार्ज अलीना, हमारे लोगों से लेके, हमारी पुलिस से लेके, हमारी बाकी इदारों से लेके, अदलिया से लेके, पार्लियामान से लेके, एग्जीक्यूटिव से लेके, उलेमा से लेके, सब इसमें कंप्लिसिट है। अब एक तरह से सबने मान लिया है कि रेड लाइंस इसकी इतनी नैरो है, इससे बाहर हमने नहीं जाना। चाहे वो पॉलिटिकल कैपिटल लूज करे, चाहे उनके आइडियोलॉजिकल रीजंस है कि वो इसको बिलीव करते हैं, या शायद वो खौफ में है, उनको डर लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो हमने देखा है पोजीशंस ऑफ हमारे मिनिस्टर्स, हमारे फॉर्मर गवर्नर्स, उनको किसी को नहीं छोड़ा जाता इस मुल्क में, शायद खौफ है। और अगर उनको खौफ है तो शायद लोग इस पे आगे क्या बढ़ सकते हैं। सो इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाने चले, कुछ शायद मसले का हल यहाँ है, लेकिन पूरा मसला ये नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल मसला है, ये तारीखी तौर पे वापस जाके बहुत सी गलतियां जो की हैं उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है अगर ट्रूली हमने आगे बढ़ना है तो। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, मैं इंतहाई अदब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा रीमा से कि रियासत के पास तो ये इख्तियार है कि वो किसी को मुसलमान या गैर मुस्लिम करार दे दे या उसके मज़हब के बारे में फ़ैसला करे, लेकिन किसी फ़र्द के पास या किसी ग्रोह के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस हवाले से ही फ़ैसला करे। और इसमें बुनियादी किरदार जो है वो हमारे उलमा और मजहबी तबके का है। पाकिस्तान में चूँकि रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही थी, तो एक तो उसकी वजह से फ़िक़्ह की बुनियाद पे और मसलक की बुनियाद पे यहाँ सियासी जमातें बन गई, और दूसरी तरफ हर किसी को आज़ादी है फतवा देने की। हालांकि फतवे के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशन और स्टेट की सरपरस्ती चाहिए। चुनांचे
वो जो चीज़ पहले सिर्फ इल्मी हलकों तक महदूद होती थी, तो वो अब सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से वो आम मुसलमानों के सफ़ों में भी आ गई है, और वो उधर उसका इतलाक़ करते हैं और कुफ्र के फतवे लगाते हैं और तौहीन मज़हब के फतवे लगाते हैं। तो एक तो बुनियादी ज़िम्मेदारी इसकी उलमा की और मज़हबी ताकतों की है कि वो इस रुझान को डिस्करेज करे, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनकी तरफ से इसको इनकरेज किया जाता है, और जहां लोग इस तरह कानून हाथ में लेते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है उन लोगों की तरफ से। तो एक तो ये काम होना चाहिए कि एक असल जिम्मेदारी जो है वो हमारे दीनी लीडरों, उलमा और उनकी है कि वो आवाम को समझाएं कि किसी के ईमान का फैसला करना वो किसी फ़र्द का इख्तियार नहीं है। ईमान का फ़ैसला अल्लाह ने करना है, और किसी के मज़हब का फ़ैसला वो रियासत ने करना है, और किसी ने तौहीन की है या नहीं की है उसका फ़ैसला अदालत ने करना है। अच्छा रीमा, अलीना एक छोटी सी बात मैं ऐड कर सकूं। देखिए, सलीम साफ़ी साहब ने कहा रियासत ये फैसला कर सकती है कौन मुसलमान है कौन नहीं। दुनिया भर में इस पे डिबेट है, ये उलमा के बीच में भी डिबेट है। पाकिस्तान में 50 साल पहले तक ये डिबेट होती थी, लेकिन आज सलीम साफ़ी साहब ये बात कर सकते हैं टीवी पे कि रियासत ये फैसला करेगी। मैं नहीं इसके इख्तिलाफ कर सकती इससे खुल के, क्योंकि मुझे खौफ है कि अगर मैं ये बात करूंगी रियासत के रोल पे कि रियासत को क्यों ये फैसला नहीं करना चाहिए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं, मुझ पे शायद तौहीन मजहब के इल्जामात लग जाएं। बात यही है कि डिबेट हमने इतनी रिस्ट्रिक्ट कर ली कि हम ये बात कर ही नहीं सकते जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी पॉसिबल था 50 साल पहले। तो मेरे कहने का मकसद था कि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशंस अगर मुझ जैसा कोई शख्स देना चाहे, और बहुत से उलेमा भी हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं ये रियासत का हक नहीं है। साफ़ी साहब ने खुद कहा ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने डिबेट वो खत्म कर दी, क्योंकि खौफ की फिजा इतनी बना दी कि साफ़ी साहब ये बात कर सकते हैं टीवी पे, मैं अगर उससे इख्तिलाफ करना चाहूं मैं नहीं कर सकती। तो अगर सॉल्यूशंस पे खुल के बात नहीं हो सकती तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी? उसमें मैं गुजारिश कर रहा था कि एक तो ईमान और दिलों का हाल है, तो वो सिर्फ अल्लाह जानता है। जहाँ तक इस्लाम या मज़हब का मामला है तो उसके बारे में रियासत फैसला करती है, और पाकिस्तान में ये हुआ था कि पाकिस्तान में ये चीज़ रियासत ने अपने हाथ में नहीं ली थी कि यहाँ पे एक तनाज़ा खड़ा हो गया। जो रीमा कहना चाह रही है वो ये है कि ये बात भी डिबेटेबल है कि आया रियासत को इस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ज़ा कुछ ऐसी है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते खुलकर। वो इस तरफ शायद बिल्कुल साफ़ी साहब, काश ऐसा मौका होता, आप दलील देते कि रियासत क्यों फैसला कर सकती है कौन मुसलमान है कौन नहीं, और मेरे पास भी उतना ही फ्रीडम होता, उतनी ही आज़ादी होती कि मैं आर्ग्यू कर सकती कि रियासत को क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो वो मेरी नज़र में गलती है। मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं जहां पर इस तरह की कवानीन नहीं है, और वहां पर बिल्कुल अलग तरह से डील किया जाता है मामलात को। खुलकर ये चीज डिस्कस होनी चाहिए, और आज हमारी काविश भी यही है। बट रीमा का पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है कि बहुत से मामलात में नहीं है हमें उस तरह से लिबर्टी। भट्टी साहब, आपकी क्या तजवीज़ है सर? क्या ठोस इक़दामात किए जाने चाहिए? प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। जी मैडम शेख, देखिए मैडम शेख, हम इस बात पे तो अब रो के थक गए हैं। मुख्तलिफ एंगल से हर चौथे दिन ये सवाल हमारे सामने आ जाता है, और हम हर चौथे दिन उस पर तजावीज़ दे रहे होते हैं, लेकिन कोई अमल होता है? अब ये जो अब बताइए कि पहले हम बात कर रहे थे सियासी इंतहा पसंदी की, अब है मजहबी इंतहा पसंदी। अब दोनों में सरमायाकार कोई आएगा, दोनों में टूरिज़म में कोई इजाफा होगा कि कमी होगी? ये ताज़ीतें, ये हमदर्दियाँ, ये मज़म्मतें, ये वादे, ये दावे, ये नारे, ये करारदादें, ये सब फजूल है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक शऊर नहीं होगा, जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी। अब मिसाल के मुजरमों का क्या बना? जड़ा वाले का कोई पता है कि कितनों को सज़ा हुई? सरगोदा के, लाहौर, और अब सवात जश्न मनाए जाते हैं, हीरो बनाया जाता है मैडम शेख। और ये इस्लाम नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं कहा, रसूल ने नहीं कहा, कुरान ने नहीं कहा। तो लिहाजा इकट्ठे होने की ज़रूरत है, उलमा को, मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को। और सर, एक चीज़ जिससे आपने स्टार्ट किया था, माजरत के साथ हमें 10 बार भी 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस करना पड़े, मेरा ख्याल है मज़े साहब हमें करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मज़े साहब, आपकी क्या तजवीज़ है?
देखिए, इसका ताल्लुक़ ज़हन साजी से है। हमारा ये जो इशू है ना, ये गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। जब चीज़ें गली मोहल्लों तक चली जाए ना, तो वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती हैं। जहाँ रियासत गैर रियासती अनासिर की पुष्पनाही करे, जहाँ स्टेट जो है ख़ुद नॉन स्टेट एक्टर्स तश्कील दे और इस बुनियादों पर तश्कील दे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये लोगों को जिस जानिब लगा दिया गया, इसकी कुल्ली ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पाकिस्तान पर है। उन्होंने ये बयानिए तश्कील दिए, उन्होंने इस तरह की चीज़ें और जिस डिबेट में हम चले गए उसमें आप जब नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी मज़हब के नाम पर, क्योंकि आपको किसी की पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ को कम करना होता है, किसी की बढ़ाना होता है, आप एक आर्म्ड ग्रुप को ख़त्म करने के लिए एक और आर्म्ड ग्रुप को खड़ा कर देते हैं, तो फिर माशरे में वही होता है जो हो रहा है। अब ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? देखिए, हम मदरसा रिफॉर्म्स की हमेशा बात करते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप स्कूल्स को रिफॉर्म्स करें, आप गवर्नमेंट चीप एजुकेशन को वो करें, आप मैट्रिक इंटर तक तालीम को मुफ्त और क्वालिटी तालीम को मुफ्त करें। आप उस तरीके से चीज़ों को लेकर आएँ। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कल इसी रियासत के इंटरेस्ट में ये चीज़ होगी कि हाँ, किसी पार्टी को नीचा दिखाना है, उसको दूसरी ग्रुप को खड़ा करके पार्टीज की बात करें, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। असेंबली के ऊपर गो के इस मामले में बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये क्यों देखा कि एक सिर्फ करारदाद थी, उससे कुछ भी नहीं होना था, एक अलामती आपने मजम्मत करनी थी, उसके ऊपर भी तमाम सियासी पार्टीज इकट्ठा नहीं हो पाई। नहीं, यही तो इसीलिए कि आप जब इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन ले आए एक वाक़े के ऊपर। हाँ। इससे पिछला जो वाक़या हुआ था उसमें क्या किया था पार्लियामेंट ने? जो सियालकोट का वाक़या हुआ था, क्या पार्लियामेंट ने कोई इस तरह की कानून साजी पे डिबेट की थी? क्या पार्लियामेंट्री कमेटी ने कोई बात की थी इस हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए? मशाल खान के बाद क्या हुआ था? इवन APS के बाद क्या हुआ था? आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बना लिया, किसी ने फॉलो किया नेशनल एक्शन प्लान को कि क्या क्या चीज़ें करनी थी और क्यों नहीं की गई इस चीज़ में? तो हमारे यहाँ देखिए, ये माशी इमरजेंसी की नहीं, इस मुल्क में माशरती इमरजेंसी की ज़रूरत है। आपका माशरा तबाह हो रहा है, आपका समाज तबाह हो रहा है इसकी वजह से, और जिस तरह हम डिबेट ही नहीं कर सकते इस इशू पे। बिल्कुल सही। आज अलीना, मैं एक बात ऐड कर सकती हूँ प्लीज? छोटी सी बात, बिल्कुल एक लाइन में रखिएगा, हम छोटा रखूंगी। अलीना, जो लोग पब्लिकली लिंच हो जाते हैं, मॉब अटैक्स में आ जाते हैं तौहीन मजहब के इल्जामात पे, वो तो चले हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लीगल प्रोसेस में भी जाएं, आपने कभी फॉलो किया है ब्लास्फेमी के केसेस, तौहीन मजहब के केसेस किस तरह के हैं? ज्यादातर लोग बाद में जाके 10, 15, 20 साल जेल में रहते हैं, फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्विट होते हैं और पता लगता है 60 से 70% केसेस में अदालतें कहती हैं कि ये मैलिशियस केसेस बने थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, ये हमारे इदारों के सामने भी है, कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ गिरोह बन गए हैं जिनको कुछ रियासती इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, जो झूठे ब्लास्फेमी के मुकदमे बनाते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ ऐड करते हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे, उनको डिसीव करते हैं और फिर उनको ब्लास्फेमस मटेरियल भेजते हैं, फिर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं और उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप पैसा दो वरना हम आपका मुकदमा बना देंगे। यहाँ सिर्फ बाहर नहीं, जेलों में भी जो हो रहा है तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद, जरा उस पर भी हम अगर नजर अपनी थोड़ी सी रखें, हमें खौफ आता है। आप लोगों की जिंदगियां, यहाँ तो हमारे सामने लोगों को मार दिया जाता है, उस पर हम बात करते हैं, लोगों की जिंदगियां पूरी हम रूइन कर देते हैं क्योंकि वो जेल में एक दफा FIR कट गई, आप जेल में चले गए, फिर आपके लिए अगले 10-20 साल तक आप जेल में ही रहते हैं। ये दिखाती है हमारी तारीख हमें, और अब लोगों को पता लग गया, ये ग्रुप्स इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतना आसान है किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना, फिर कोई आपकी मदद नहीं करता, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, संजीदगी से इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, वॉर फुटिंग्स के ऊपर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हुकूमत को, काबीना को, रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर कहेंगे, इस चीज़ के ऊपर ज़रूर देखें मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।